फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजा है हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं संतोष जी, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये साल 1999 की है। 29 अक्टूबर को उड़ीसा में बहुत बड़ा तूफ़ान आया था और उस तूफ़ान ने 70% उड़ीसा को तबाह करके रख दिया था। बर्बादी ही बर्बादी हर तरफ, ज़्यादातर समुद्र तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचाया था और वो तो तबाही का मंजर बहुत भयानक था। बहुत लोग उसमें मर चुके थे, बहुत लापता थे। सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो चुका था, रोड बंद हो चुका था। लगातार 2 दिन तक तबाही मचती रही और ना किसी से बात किया जा सकता था, ना ही कहीं जा कर के पता लगाया जा सकता था कि हमारे रिश्तेदार कैसे हैं। तो ले दे के मंजर बहुत बुरा था। और ये कहानी स्टार्ट होती है कटक से। कटक में एक रमेश जी का परिवार अपने साथ में रहते थे। उनके परिवार में उनकी बूढ़ी माँ जो गांव में रहती थी और उनके वाइफ मीरा और 2 बच्चे वो कटक में रहते थे और वो एक प्राइवेट जॉब करते थे। उनका जो गांव था वो था विलेज इरसामा और ये आपका कटक से, उनके घर से 70 किलोमीटर के दूरी पर था और ज़िला था जगत सिंहपुर। तो जब तूफ़ान आया तो ये चिंता में पड़ गए रमेश जी कि हमारा गांव तो बिल्कुल नज़दीक है, समुद्र किनारे से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता था और हमारी माँ अकेले हैं वहाँ पर। माँ को उन्होंने बहुत ले आने की कोशिश किया अपने शहर वाला घर में, लेकिन माँ को अच्छा नहीं लगता था। बोलती, बेटा मैं अब कहीं नहीं जाना, मुझे अपने गांव में ही रहना है, हमें गांव में ही आप अपना खुशी मिलता है, अपने घर में ही। और ऐसा था कि इतनी बुजुर्ग नहीं थी, 60-65 साल उम्र ज़रूर था, बट वो बहुत फुर्ती थी उनके शरीर में। काम काज खुद अपने आप करती थी, हर काम खुद ही करती थी वो। और अड़ोस पड़ोस में चाचा रिश्तेदार सब कोई थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। वैसे हम महीने में एक बार ज़रूर गांव जाते थे और मिल के आते थे अपनी माँ से। लेकिन उस दिन में रमेश बाबू बहुत चिंता में पड़े हुए थे। उनकी पत्नी आई, बोली, क्या हुआ जी, कुछ माँ का पता लगा? बोले, नहीं जी, मैं फ़ोन किया लेकिन फ़ोन तो टू करके बंद हो जाता है। सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो चुका है, वहाँ का भी और यहाँ का भी। और देख लो, यहाँ का बिजली तक गायब है घर का। मीरा बोली, हाँ बात तो ठीक है, पता नहीं कब तक सुधार होगा, कब तक ये सब ख़त्म होगा। रमेश जी बहुत चिंता में थे कि माँ का कोई खोज खबर मिल नहीं पा रहा था और सूचना का एक ही चीज़ बचा हुआ था, वो था रेडियो। रेडियो से ही न्यूज़ मिलती थी कि इस जगह में इतने नुकसान हो गया, इस जगह में इतने नुकसान हो गया। तो वो सुन करके रमेश जी और दहल जाते थे। तो अपने पत्नी से बोले, मीरा, जैसे ही तूफ़ान बंद होगा मैं अपने दोस्तों के साथ में मैं अपने गांव भागूंगा। मैं देखूंगा जा कर के हमारा माँ सही सलामत है ना, और गांव के लोग हमारा सही सलामत है कि नहीं है। मीरा बोली, ठीक है जी, तूफ़ान तो थमने दो, फिर आप निकल जाना बाइक से। तो 2 दिन तक तो हवा चलती रही और 2 दिन तक जा ही नहीं पाए। जब हवा बंद हुआ और रास्ता बंद था, रास्ता को सफाई करना गवर्नमेंट के लोगों ने शुरू किया। इसके बाद में सिर्फ 2 व्हीलर के लिए रास्ता खोला गया और रमेश जी अपने दोस्त के साथ में 2 बाइक पर और चल पड़े अपने गांव की ओर। सुबह 9 बजे निकले थे और 4 बजे जा कर के वो अपना गांव पहुँचे, 70 किलोमीटर। तो वहाँ पहुँच कर के जो उन्होंने वहाँ का हाल देखा तो दहल के रह गए।
वहाँ तो उनका गांव था ही नहीं, गांव तो समुद्र के अंदर में चला गया था और हर जगह तबाही तबाही फैली हुई थी। जो तटीय इलाका था, अब तूफ़ान बंद हो गया था, तब गवर्नमेंट की तरफ से कैंप लगाया गया था राहत कार्य के लिए, और डॉक्टर्स की टीम और सहायता करने वाले लोग इकट्ठा हो गए थे। जो लोग डेड बॉडी थी उनको समुद्र से, तट से निकाल करके इकट्ठा कर रहे थे, और उनके रिश्तेदार भी अब जुटने शुरू हो गए थे। जो खबर मिलता दौड़ा चला आता, तो अपने अपने रिश्तेदारों को लोग पहचानने में लगे थे। भीड़ भाड़ बहुत बड़ी हुई थी। हमने भी जाकर देखा कि हमारी माँ शायद कहीं मिल जाए। बहुत ढूंढने के बाद में भी पता नहीं लग पा रहा था। रात हो चुकी थी अब, तो गवर्नमेंट की तरफ से ठहरने के लिए कैंप बनाया गया था, और रमेश जी और उनके दोस्त वहाँ पर रुक गए। और हम चलते हैं अब मीरा के पास में, जो कटक में थी अपने बच्चों के साथ में। मीरा रमेश को जाते ही, और उन्होंने अपने बच्चों को खाना खिलाया, और कुछ देर पढ़ाई करने के बाद में उनको सुलाने लगी। उस टाइम दोपहर का करीब 12:30-1 बज रहा था। तभी किसी का आहट आई, बाहर में, कमरे के बाहर आहट आई, तो चौंक गई है कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, तो ये आहट किस चीज़ का आ रही है। बच्चे सो चुके थे और वो भी सोने जा रही थी, तो बाहर निकली वो। अचानक देखा उन्होंने कि तो उनको सासू माँ है, जिसके लिए रमेश गए हैं उनको गांव में ढूंढने के लिए, और ये तो यहाँ पर आ गई हैं। वो देख कर हैरान हो गई, बोले माँ जी आप यहाँ पर? तो माँ जी बोली हाँ हाँ बहू, मैं ही हूँ। तो रमेश तो आपको ढूंढने गए, गांव में गए हैं। तो माँ जी बोली कि वो गांव चला गया है? तो मीरा बोली हाँ जो हाँ माँ जी, वो 9 बजे निकल चुके हैं। तो माँ जी कुछ नहीं बोली, चलो आ जाएगा वो। तो मीरा बोली माँ जी आप आई किधर से, दरवाज़ा तो बंद है अंदर से। तो माँ जी कुछ नहीं बोली, और बात काटती हुई बोली अरे बहू, कुछ हमें खाना खिलाएगी कि ऐसे ही फालतू की बात करती रहेगी। झेप गई मीरा जी कि वाकई ये चीज़ तो पूछना ही चाहिए था, चाय नाश्ता ये तो पूछना ही चाहिए था पहले। बोली आइए माँ जी। वो दूसरे कमरे में लेकर माँ को बिठाया और पानी वानी ला के दिया। तो सासू माँ बोली कि बहू मुझे जोरों की भूख लगी है, अगर कुछ खाना है तो मेरे को दे दे। इस पर मीरा जी बोली कि माँ ऐसा है कि अभी हम लोग खाना ख़त्म करके ही और सोने जा रहे थे, बच्चे तो सो चुके हैं, और मेरे को 5-10 मिनट दीजिए, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, मैं गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ, फिर आप खाइएगा, बस 10 मिनट के अंदर में। तब तक आप बाथरूम जाइए, फ्रेश हो लीजिए। और मीरा दौड़ करके किचन की तरफ भागी। उसके मन में खुशी था कि चलो हमारी सासू माँ तो ज़िंदा है ना, अब ये खबर दे तो कैसे दे हम रमेश को, है कि कोई साधन नहीं था उनके पास बात करने के लिए। तो मन महसूस कर रह गई और खाने की तैयारी करने लगी। पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाई और माँ जी के पास कमरे में पहुँच गई। माँ जी बोली बेटा यहाँ रख दो और तुम जाओ, बच्चे देखो कहीं उठ ना जाए, तुम जाकर आराम करो और मैं खा लूँगी। मीरा जी बोली ठीक है सासू माँ, आप गरम गरम खा लीजिएगा, फिर ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। सासू माँ बोली हाँ बेटा मैं खा लूँगी, आप जाओ बच्चों को देखो। और मीरा जी दरवाज़ा भेड़ करके और अपने कमरे में जा कर के, नींद थोड़ा उनको आ रहा था, वो लेट गई। शाम को 5 बजे जब उनका नींद खुला तो बच्चे भी जग गए थे।
और सबसे पहले वो माँ जी के कमरे की तरफ भागी कि पता नहीं माँ जी खाना खाया कि नहीं खाया। मैं दोबारा देखने भी नहीं गई। तो देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ है और खाने की थाली रखा हुआ है। 4 पराठा लेके गई थी और सब्जी, उसमें से 1 पराठा और थोड़ी सी सब्जी कम था, बाकी 3 पराठे वैसे को वैसे था। और माँ जी उस कमरे में थी नहीं। अब मीरा जी ने पूरा घर को देख लिया, बाथरूम, किचन, छत तक जा कर के घूम के आ गई। दरवाज़ा देख लिया, वो अंदर से बंद था। तो माँ जी गई तो कहाँ गई। बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा समझदार नहीं थे, तो उनसे बात ही करना मीरा जी को बेकार लगा। तो वो दरवाज़ा खोल करके बाहर अपने पड़ोस में गई और फिर अपने पड़ोस में सबसे पता कर लिया कि इस तरह की हमारी सासू माँ थी, कहीं आप लोग को नज़र आई हैं। तो सबने मना कर दिया, वो अपने घर में आ गई। लेकिन अब उनको डर लगने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सासू माँ अचानक आ जाए, दरवाज़ा बंद है, और फिर वो दोबारा गायब हो जाए, वो भी तब भी दरवाज़ा बंद है। तो क्या वो कोई जादू से आई हैं या कोई आत्मा हो गई हैं। कई तरह का विचार उनके मन में चलने लगा मीरा जी के अंदर। और फिर वो शाम के खाना तैयारी करने लगी और करीब 9 बजे तक वो खाना अभी तैयार करके बच्चों को परोसने जा रही थी खिलाने के लिए। तब तक माँ जी अपने कमरे में नज़र आई। दौड़ के गई मीरा जी, माँ जी आप कहाँ चली गई थी, हम तो परेशान हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर जगह देख लिया, और कहाँ आप गायब हो गई थी, दरवाज़ा बंद था, तो अब कैसे आ रही हैं या कैसे जा रही हैं। तो माँ बोली, बेटा तेरे को सब पता लग जाएगा, कैसे आई हूँ कैसे जा रही हूँ, सो इसको चिंता तू छोड़, तू ले आ कुछ ताज़ा खाना मेरे को दे दे। बोलिए माँ पहले बताओ, आप इस बात का जवाब दो। तो माँ बोली कि सुन, रमेश को आ जाने दे, मुझे रमेश से एक बात बतानी है, और तू भी उस टाइम में रहना, तेरे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस रमेश के आने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तू खाना लिया, अब देर मत कर, मेरे को भूख लग रही है। वो बात काट दिया और मीरा जी एकदम हैरान थी, डर भी लग रहा था, लेकिन अब करें तो क्या करें। फिर जा कर के वो खाना, उसमें से कुछ रोटी जो बच्चों के लिए अपने लिए बनाया था उसमें से ला कर के और माँ जी को दिया, और बोली माँ जी मेरे सामने खाना खाओ, बैठो आप। बोली नहीं बेटा, तू जा अपने बच्चों को खाना खिला, मैं खा लूँगी। और जिद करके मीरा जी को कमरे से बाहर निकाल दिया। बोले जाओ अपने बच्चों को खाना खिलाओ, मैं खा लूँगी, दरवाज़ा बंद कर दो बाहर से। मीरा जी अपने बच्चों के पास में आ गई, खाना वाना खिला कर के उनको थोड़ा बहुत खुद भी खाई, लेकिन खाने का दिल नहीं था। मन में तरह तरह का शंकाएँ हो रही थी, विचार आ रहा था कि आखिर माँ जी को हो क्या गया है, ये कैसे जादू की तरह आ रही है और जा रही हैं। और मन भी नहीं मान रहा था कि हमारी सासू माँ तो बिल्कुल सामने हैं, मैं देख रहा हूँ, तो भूत प्रेत का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, भूत प्रेत तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये तो साक्षात मेरे सामने खड़ी हैं, खाना भी खा रही हैं। तो इस चीज़ से वो घबराई नहीं थी ज़्यादा। अब ये जो माँ ने बताया था कि रमेश को आने देते, मैं सब बताऊंगी, तो चलो रमेश तो आ ही जाएंगे सुबह तक। और फिर वो खाना खिला करके और थाली लेने गई माँ जी कमरे से कि चलो माँ जी खाना खा लिया होगा। तो दरवाज़ा खोल के अंदर गई तो खाना तो ख़त्म था, पर माँ जी वहाँ से गायब थी। अब तो बहुत ज़्यादा डर गई मीरा जी और लगा कि बेहोश होकर के गिर जाएंगी, लेकिन अपने बच्चों के खातिर अपने आप को संभाल के रखा और बच्चों के साथ में चिपट कर सारी रात रही
भगवान का नाम लेते हुए। आप मन में चलो कि हमारी सासू माँ हैं, कोई भूत प्रेत तो है नहीं। थोड़ा सा मन में उनका ये था, डर कम था। और फिर रात हो चुकी थी, वो सो चुकी थी। सुबह हुई तो अब हम चलते हैं रमेश जी के पास में, जो समुद्र तट पर राहत शिविर में आराम कर रहे थे रात को, अपनी माँ के ढूंढने के इंतज़ार में। सुबह हो चुका था वहाँ पर, और लाशें निकल के आ रही थी। राहत शिविर में जमा किया जा रहा था एक जगह पर। बड़ी सूजी हुई लाशें, कोई पहचान में नहीं आ रही थी, सड़ी गली सी हो गई थी, डैमेज सब थी। लेकिन लोग बाग कपड़ों से पहचान लेते थे अपने रिश्तेदार को, और उनको फिर क्रियाक्रम के लिए सरकारी खर्चे पर वहीं चिता उता जला करके जलाया जा रहा था, और वही हो रहा था। रमेश जी अपने माँ को ढूंढ रहे थे। तभी एक डेड बॉडी कोई लेके आया वहाँ पर, सरकारी कर्मचारी समुद्र से निकाले। तो उन्होंने देखा ये तो हमारी माँ है, और फपक के रोने लगी। और कर्मचारी से बोला, ये भाई मेरी माँ का है शरीर, और बिल्कुल ज़्यादा नुकसान हुआ था पूरा शरीर को, बॉडी डैमेज पूरा हो गया था। लेकिन माँ को अपना पहचान लिए थे, और उनके शरीर से एक थैला बंधा हुआ था। तो जो कर्मचारी थे राहत वाले, वो थैले को खोले, और उसमें से एक छोटा सा टीन का बक्सा निकला। तो बोले कि आपकी माँ है ना, पक्का है ना? बोला हाँ जी। तो फिर ये थैला और ये सामान आपका है, आप संभालिए इसको। कांपते हाथों से रमेश जी ने वो थैला लिया जिसमें टीन का डब्बा था, और उसमें छोटा सा ताला बंद था। इसके बाद अब वो अपने दोस्तों के साथ में लग गए कि माँ को अब अंतिम क्रिया यहीं पर किया जाए। एक देर करने से लाश और सड़ने का खतरा पैदा हो चुका था, और क्रियाक्रम की वहाँ पर तैयारी करने लगे। और अपने एक दोस्त को, अशोक को, वो बोले कि अशोक तुम चले जाओ कटक में, और सारी बात जा कर के हमारी वाइफ को, मीरा जी को बता दो। क्योंकि हमारे जो धर्म कर्म में होता है कि आज के दिन हम खाना वाना नहीं खाते हैं किसी रिश्तेदार के मरने के ऊपर में, तो तुम जल्दी से निकल जाओ और जाके खबर कर दो। अशोक निकल गए, और रमेश जी अपने क्रियाक्रम के काम में लग गए। माँ का चीता उचा सब जला उला करके, और फिर नहा धो के जो भी विधि होती है उन्होंने किया प्रॉपर ढंग से। फिर वो उस बक्से का ख्याल आया कि आखिर माँ अपने शरीर पर ये थैले में क्या बांध कर रखी थी, बक्सा क्या है ये। और एक पत्थर से ताले को तोड़ा, छोटा सा ताला था, वो टूट गया। और उसमें खोल कर देखा तो उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। उसमें कुछ रुपए और माँ के जो जेवर थे वो उसमें पड़े हुए थे, और उनके आंखों से आंसू की धार निकलनी शुरू हो गई। फिर वो बॉक्स को बंद किए और थैले में रखा, और उसका चीता का अब जो रस्म होती है कि ठंडा होने के बाद में अस्थि को उठाया जाता है, तो उस प्रक्रिया के लिए वो रुक गए। और उधर अशोक पहुंच गए शाम के टाइम में, करीब 5 बजे के आसपास वो पहुंच चुके थे मीरा के घर पर। और मीरा को जा कर के पूरी बात बताई। मीरा एकदम डर गई। बोली, अशोक भैया, माँ जी तो यहाँ कल से आई हुई थी। और पूरा डर डर करके सारी कहानी अशोक जी को बताया।
अशोक जी भी डर गए थे, हैरान थे और बोले कि भाभी सी एक काम करो, अभी इस घर में आज रहना ठीक नहीं है क्योंकि आप अकेले रहोगी और रमेश भाई तो है नहीं आज, वो शायद कल तक आएंगे कि अस्थि का जो काम क्रिया होता है ठंडा होने के बाद में उठाया जाता है और तब तक आप हमारे घर पे चलो। मीरा जी को भी ठीक लगा है कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो अपने बच्चों को लेकर के, ज़्यादा दूर नहीं था अशोक जी का घर, तो चली गई। अशोक जी का परिवार ने उनका स्वागत किया और लेकिन खाना पीना तो कुछ खाना ही नहीं था, है कि उन लोगों का विधि विधान था, उपवास रहना था, सिर्फ बच्चों के लिए खाना वाना बनवाया गया और बहुत मुश्किल से रात को नींद आई मीरा जी को उस घर में। और नींद आते ही माँ जी सपने में आ गई। बोली, बहू तू मेरे से डर करके इस घर में आ गई है, क्या मैं तुम्हारी कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ या तुम्हारे बच्चों को? अरे पगली, हम तो तुम्हें देखने आए थे, अपने पोतों को, पोतियों को, अपने बेटे को हम तुम्हें मिलना चाहते थे, हम तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और तुम किसी पराए घर में आके रुकी हो हमसे डर करके। बेटा सुबह होते ही अपने घर में चले जा, हम तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाना है और हमारा अब जाने का टाइम आ चुका है। मैं दोबारा तुम्हारा कभी सामने नहीं आऊँगी, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बेटे ने हमारा अंतिम क्रिया कर दिया है, से हम मोक्ष को प्राप्ति हो जाऊंगी अब और मैं कभी दोबारा तुम्हारे सामने नज़र नहीं आऊँगी। फिर अचानक मीरा जी का नींद खुला तो सुबह के 4 बज रहे थे और एकदम वो उठ के बैठ गई और दिल धड़क रहा था उनका डर से। वो सोच रही कि शायद हमने यहाँ आके गलती कर दिया, अपने घर में ही रहना चाहिए। माँ जी सही बोल रही थी और वो रोने लगी। सुबह तक वो 7 बजे तक वैसे ही सिसकती रही। अशोक जी दरवाज़ा खुलवाए, भाभी क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बोली मीरा जी। फिर वो सारा बात बताई बाद में कि अशोक भैया ऐसे ऐसे माँ जी आई थी और ऐसे ऐसे बोली हैं, आप हमारे घर पर छोड़ दो आप। अशोक भाई भी समझ गए और मीरा जी को उनके घर पर पहुंचा दिया, लेकिन साथ में रुके रहे कि जब तक रमेश जी नहीं आ जाते। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती हो, किसी दोस्त मित्रों का हो, इस तरह का कोई घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कहानी हम ज़रूर दर्शक तक पहुंचाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो उसमें भी आप विजिट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर हम अगले दिन मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।